कवि ही कविता को नहीं रचता, कविता भी कवि को रचती है। हिंदी कविता की राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर इसके अद्वितीय उदाहरण हैं। दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 को हुआ। उनके कवि मन पर सिमरिया के बांसवन, उसकी प्राकृतिक सुंदरता, उसकी गरीबी और उसके संघर्षों की गहरी छाप पड़ी, जिसने कवि को मातृभूमि के प्रति, भारत भूमि के प्रति संवेदनशील बनाया। तलवारें सोती जहां बंद म्यानों में, तलवारें सोती जहां बंद म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं तहखानों में। बलवेदी पर बालियां नथें चढ़ती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं गढ़ती। दिनकर के अपने संघर्षों ने ही उन्हें तपाया और उनकी वाणी को प्रखर बनाया। 2 साल के थे, पिता का साया सिर से उठ गया। मां ने सीमित साधनों में पढ़ाया। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। हाई स्कूल मोकामा घाट स्कूल से किया। पटना कॉलेज से 1932 में बीए किया। 1934 में बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार की नौकरी स्वीकार की। 1947 में बिहार सरकार के प्रचार विभाग के उपनिदेशक बने। 1950 में मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष और 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। 1964 में राज्यसभा से त्यागपत्र देकर भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। इसके बाद स्वराष्ट्र मंत्रालय में हिंदी सलाहकार नियुक्त हुए। एक समय था जब बिहार साहित्य का मरुस्थल समझा जाता था। उन दिनों रचनात्मक प्रतिभाओं का यहाँ अभाव सा हो गया था। कुछ आलोचक थे, कुछ पत्रकार थे, लेकिन ऐसी रचनात्मक प्रतिभा जो देश विदेश में छा जाए, सबके मनों में अपने लिए घर बना ले, उसका यहाँ अभाव था। छायावादी आंदोलन के समय पंडित मोहनलाल महतो वियोगी, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, पंडित केदारनाथ मिश्र प्रभात, आरसी प्रसाद सिंह आदि ने बहुत कुछ संवारने संभालने का प्रयास किया था, किंतु जो गरिमा दिनकर के प्रकट होने पर लोगों ने अनुभव की, यह पहले किसी को कदाचित अनुभव न हुआ होगा। वह गरिमा समग्रता की थी। दिनकर जी की आवाज़ सिंहों की दहाड़ की सी थी। उससे मिलते जुलती उनकी शब्दावली ऐसी थी। मेरे नगपत मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष की पुंजी भूत ज्वाल, ये सारी शब्दावली, इतने बम्बास्टिक वर्ड्स लोगों के कानों में इस प्रकार पड़ते थे जो उसमें उत्तेजना होती थी, ओज और तेज का संचार होता था। यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बहुत सारे लोग हैं जो कहना बहुत अच्छा चाहते हैं, कह नहीं पाते हैं। दिनकर जी में था कि जो वह कहना चाहते थे उसको अच्छी तरह कह सके। ये उन दिनों की बात है जब मैं इंटर का विद्यार्थी था।
एक कवि दरबार में मुझे दिनकर की भूमिका निभाने के लिए कहा गया था। मैंने उनकी हिमालय शीर्षक कविता उन्हीं की शैली में श्रोताओं के सामने उपस्थित कर उनका मनोरंजन करने का प्रयास किया था। वह दिनकर जी से मेरा पहला परिचय था। मेरे नखपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल। बाद में स्वयं दिनकर जी का वर्णन पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल के रूप में किया जाने लगा। दिनकर जी की भव्य मूर्ति, उनका मौलिक चिंतन, घन गर्जन जैसी उनकी वाणी, पद्य और गद्य पर उनका समान अधिकार, विराट और कोमल दोनों को समेटकर कालजयी कृति की रचना करके दिनकर जी ने न केवल भारत के साहित्य में, विश्व के साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। मुझे दिनकर जी के साथ राज्यसभा में रहने का सौभाग्य मिला था। वे चर्चा में भाग लेते, अपने भाषण से सदन को प्रभावित करते और सरकार को नीतियां बनाने में भी कभी सहायक के रूप में, कभी आलोचक के रूप में वे निरंतर प्रोत्साहित करते रहते थे। उन्होंने कभी विचारों के साथ समझौता नहीं किया। कभी उन्होंने साहित्य के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दी। दिनकर जी कभी अस्त नहीं होंगे। भारत के साहित्य आकाश का ये दिनकर निरंतर चमकता रहेगा। दिनकर की हिंदी में एक खास तरह की छवि बनी हुई है। वे कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी के ओजस्वी कवि के रूप में जाने जाते हैं और इस नाते उनको राष्ट्रीयता का, क्रांति का चारण, वैतालिक कहा जाता है। मेरे मन में दिनकर की एक और छवि है। निराला के शब्दों में मैं कहूँ तो और छवि रे यह और कवि। और मेरा ऐसा ख्याल है कि दिनकर अपनी इस लोक प्रचलित और लोकप्रिय छवि से आखिरी दिनों में ऊब गए थे, घबरा गए थे और वो खुद समझने लगे थे कि यह जो भाषणबाजी वाली कविता है वो अच्छी और सच्ची कविता नहीं है। वे अपने दूसरी ढंग की कविताएं लिखने भी लगे थे और चाहते थे कि उसकी ओर लोगों का ध्यान जाए। संयोग से दिनकर के करीब आने का मौका मुझे उसी समय मिला। 60 के मध्य की दशक की जैसी राजनीति थी और राजनीति ने जो मोड़ लिया था, और कहना चाहिए कि विश्व के पैमाने पर एक ऐसा मोड़ आया था जिसमें अराजकता थी। उस अराजकता का विद्रोह था, दिनकर के गले से उतर नहीं रही थी। उस मोहभंग में दिनकर में कहना चाहिए, ये तो नहीं कहूँगा कि वैराग्य और संन्यास आ गया था, लेकिन लगभग धीरे धीरे एक सेंस ऑफ रेजिग्नेशन दिनकर में था और जिसकी अंतिम परिणति हुई है हारे को हरिनाम में। और हारे को हरिनाम में निराशा नहीं है। सच पूछिए तो दिनकर ने
ऐसी विनय पत्रिका लिखी जो उस दौर में एक जो तन्हा अकेला हो जाने वाले मनुष्य का असंतोष और विद्रोह वेदना के स्वरों में फूटता है। और उन दिनों हारे को हरिनाम की कविता की अंतिम पंक्ति तो है, सब शोकों का एक नाम है क्षमा, हृदय आकुल मत होना, रम उसमें जो है दिगंत में रमा, हृदय आकुल मत होना। तो आखिरी दिनों में विनय के पदों में जो लिख रहे थे दिनकर, इसका मतलब ये नहीं कि वो निराशा थी। वह कविता जिसे कहूं कि अकेले कंठ की वो पुकार थी, जिसमें अपने मुखौटे को, मास्क को हटा करके एक कवि अनावृत रूप में, अपने असली रूप में, सहज रूप में और बातचीत के लहजे में कविता लिखने वाला, सार्वजनिक भाषण देते समय कभी कुछ और का और हो जाता है, वो एक रोल अदा करता है। दिनकर जिसे कहें कि जैसे अभिनेता सारी वस्त्र सज्जा हटाकर मंच पर अकेला खड़ा हो जाए, उस समय दिनकर जैसे उस सारी साज सज्जा को हटाकर एक असली रूप में खड़े होकर बात करते हैं। और वे कविताएं उनकी, मैं कहूं कि ज्यादा इंटीमेट कविताएं हैं। कारुण्य मुझे तो पंखराज उठीयमान, विचरूंगा मैं मृतकों के से अभिशप्त महीतल से उठकर, ऊपर अनंत में जहाँ कल्पना बसती है, ऊपर अनंत में जहाँ स्वप्न विचरण करते, ऊपर अनंत में जहाँ ज्योति तम को विदीर्ण कर रंध्र रंध्र में हंसती है। विचरूंगा मैं मृतकों की से अभिशप्त महीतल से उठकर, ऊपर अनंत में जहाँ दीप्त पौरुष के खिलते चमत्कार, कल्पना सत्य हो जाती है, सपने खिलकर हो जाते हैं साकार कुसुम, संकल्पों को आशा सुवर्ण भूषित परिधान सुनाती है। छोड़ो उसको हो गई शिथिल जिसकी उमंग, छोड़ो उसको हो गई शिथिल जिसकी उमंग, जिसके भीतर छा रहा जरा का अंधकार, जिसकी पलकें हैं झुकी झुर्रियों के नीचे, निष्प्राण जीव वो नासिकाग्र से आगे की क्या बात करे, इस समतल को नीचे तज कर बाहर उड़ो।